हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सामाजिक अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप एसएसटी भी कहते हैं। इसके पहले हमने 8 क्लास इसकी कर ली है। ये हमारी होगी 9वीं क्लास। तो जिन्होंने भी इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। सभी की टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। ये आपके जो शिक्षक भर्ती 2024 होने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आपके शिक्षक भर्ती में आपके तीनों वर्ग आते हैं, जिसमें आपका आ जाता है सहायक शिक्षक, आपका आ जाता है शिक्षक और आपका व्याख्याता। तो इन सभी वर्गों के लिए ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके जो सीजी टेट है 2024, मतलब कि जो आपका पेपर जून में होने वाला है, और सी टेट का आपका पेपर, जिसका पेपर आपका जुलाई में होने वाला है। तो इन सभी के लिए जो आपका एसएसटी का सेक्शन है, मतलब कि जो सामाजिक अध्ययन है, वो इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस सभी में सेम ही है। तो ये जो एक क्लास है वो आपके इन सभी एग्ज़ाम्स को कवर करता है। तो एक क्लास से आपके सभी एग्ज़ाम्स कवर हो रहे हैं। तो आपको सभी जो यहाँ पर इसकी सीरीज़ चलाई जा रही है उसे आप कंप्लीट देखिए। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर रूप से हो जाएगी। और ये सभी क्लासेस आपको फ्री रूप से यहाँ पर मिल रही हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए, जिससे सभी को फ्री क्लासेस मिल सकें। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे उससे सभी को फ्री क्लासेस मिलेंगी। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये सभी जो क्लासेस की पीडीएफ हैं आपको वहाँ पर सभी की पीडीएफ वहाँ पर मिल रही हैं। तो जिन्हें भी अगर पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सकें। और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं, जैसे कि आपका हो गया सीडीपी, हिंदी और आपके कंप्यूटर, जो कि आपके शिक्षक भर्ती में काम आएगी। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर डेली बेसिस पर यहाँ पर चलाई जा रही हैं ये सभी क्लासेस। तो सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लासेस यहाँ पर आपके लिए चलाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे जो आपका प्रथम साम्राज्य था। इसमें हम आपके मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। इसमें आपके आ जाएंगे जो चंद्रगुप्त है, अशोक है, बिंदुसार है, इन सभी के बारे में हम इसमें पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके लास्ट में एमसीक्यूज़ को भी कवर करेंगे। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे। बिना स्किप के देखेंगे तो आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से याद होंगे और आपसे क्वेश्चन भी अच्छे से बनेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो ये आपका था मौर्य साम्राज्य, उसके प्रथम साम्राज्य के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं जो आपका मौर्य साम्राज्य था वो भारत का प्रथम एवं महान साम्राज्य था। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हमने प्रथम साम्राज्य लिखा हुआ है। तो जो आपका मौर्य साम्राज्य था वो आपका भारत का प्रथम एवं महान साम्राज्य था। मौर्य शासन करने के दौरान, मौर्य शासनकाल के दौरान मगध का साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। जो आपका मौर्य शासनकाल था उसी दौरान जो मगध का साम्राज्य था अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। मौर्य शासक सम्राट हुआ करते थे। जो आपके सम्राट थे वो सभी मौर्य शासक हुआ करते थे, जिन्हें अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए एक बड़ी संख्या में कर एवं सेनाओं की ज़रूरत होती थी। तो ये पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। एक एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से अगर याद रखेंगे तो आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनने लगेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं जो मौर्य शासन व्यवस्था था वो वंशानुगत शासन प्रणाली पर चलती थी। शासन प्रणाली थी इनकी वो वंशानुगत शासन प्रणाली के अंतर्गत चलती थी, जिसमें एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते थे। इनके जो परिवार के सदस्य थे एक ही परिवार में कई प्रकार के राजा बनते थे, मतलब कि एक के बाद एक वो राजा बनते जाते थे। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं अशोक। इन्हीं के बारे में इसमें हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मौर्य वंश के 3 प्रमुख जो राजा थे उनमें सबसे पहले आपका चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आपका है बिंदुसार एवं अशोक। आगे आप इसमें देख सकते हैं विशाल मौर्य साम्राज्य आक्षस घाटी से लेकर दक्षिण में कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि इसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था। तो आक्षस घाटी से लेकर दक्षिण में कावेरी डेल्टा तक यह फैला हुआ था, जो कि आपका था मौर्य साम्राज्य। आगे आप इसमें देख सकते हैं जिसने भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध कर रखा था
मौर्य इतिहास के बारे में नियार्कस, मेगास्थनीज, विशाखदत्त जो कि मुद्रा राक्षस के रचयिता थे, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमुख जानकारी देते हैं। जो मौर्य इतिहास था आपका, उसके बारे में ये जो सभी व्यक्तित्व है, ये सभी इसमें बहुत ही मुख्य रूप से जानकारी देते हैं। तो इनके बारे में भी आप ये सभी नाम आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। इसमें आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 324 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना ही जो की थी वो किसने की थी, तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, वो भी लगभग 324 ईसा पूर्व। तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। चाणक्य ने इस कार्य में इनकी सहायता की थी। जो चाणक्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी इस कार्य को पूरा करने में। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जो चाणक्य है वही आपके कौटिल्य है, तो इन्हें ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों को आप अलग अलग व्यक्ति ना समझिए, दोनों एक ही व्यक्ति हैं और चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था। इन्होंने राजनीति से संबंध पुस्तक जैसे कि अर्थशास्त्र की रचना की थी। आपसे पूछा जाता है कि कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो ये नाम आप इसमें याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना के दोआब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर का भूभाग सम्मिलित था। अब इनके जो विशाल साम्राज्य में ये सभी नाम आप याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो इनका विशाल साम्राज्य था उसमें कहाँ तक के भाग सम्मिलित थे, तो आपको पता होना चाहिए काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना के दोआब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर। तो ये सभी नाम आप इसमें याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं जो तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। जो आपका तक्षशिला था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। दूसरी ओर उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। जो आपका उज्जैन था वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालक के गांव थे। आगे आप इसमें देख सकते हैं साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और अलग अलग तरह की पोशाक पहनते थे। अब सभी साम्राज्य में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं ही बोलेंगे। जैसे आप अभी वर्तमान में देख सकते हैं जो भारत में कितने राज्य हैं और कितने राज्यों में अलग अलग प्रकार के भाषाएं, पोशाक, भोजन, इस प्रकार की विविधता पाई जाती। तो उस टाइम में भी जो आपका मौर्य साम्राज्य था उसमें भी विविधता पाई जाती थी। अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग लोग भोजन, अलग अलग प्रकार के लोग भोजन करते थे, अलग अलग तरह की पोशाक भी पहनते थे, मतलब कि कपड़े पहनते थे। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे मेगास्थनीज और उसकी इंडिका के बारे में। जो इंडिका के रचयिता थे वो थे आपके मेगास्थनीज, ये भी आप इसमें याद रखेंगे। इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। जो आपके चंद्रगुप्त का दरबार था उसमें ही जो मेगास्थनीज थे वो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर आए थे। जो आपके चंद्रगुप्त का दरबार था उसमें मेगास्थनीज जो था वो आपके यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। ये पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे क्योंकि इस पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक और आगे भी पूछे जा सकते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम भी आप याद रखेंगे। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य एवं पाटलिपुत्र का वर्णन किया था। उसके द्वारा किया गया वर्णन निम्न प्रकार है। जो इन्होंने बुक लिखी थी जो इंडिका थी उसमें इन्होंने मौर्य साम्राज्य एवं पाटलिपुत्र का वर्णन किया था। उसके बारे में ही हम डिटेल से पढ़ते हैं आगे। आप इसमें देख सकते हैं जो मेगास्थनीज की इंडिका आज अपने मूल रूप में मौजूद नहीं है। जो मेगास्थनीज की इंडिका है वो आज अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो सम्राट जब जनता के सामने उपस्थित होता था तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती थी। जो सम्राट जब जनता के सामने उपस्थित होता था तब बहुत ही बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती थी और सम्राट के अंग रक्षक सोने से और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। जो उनके अंग रक्षक थे वो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। तो ये सभी चीज़ें आपके मेगास्थनीज के इंडिका में मौजूद थी, लेकिन अपने मूल रूप में अभी मौजूद नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें से
देख सकते हैं। आगे इसमें आप देख सकते हैं जो राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। राजा जो था वो हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। राजा के खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे कि कहीं खाने में जहर तो नहीं मिला, इसीलिए जो उनके नौकर थे वो पहले राजा के खाने को चखते थे, उसके बाद राजा को खाने के लिए देते थे। फिर राजा लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोता था, वो हर रात सोने के लिए अपने कमरे बदलता था। 2 रात से ज़्यादा वो किसी भी एक कमरे में नहीं सोता था, तो हर रोज़ वो अपने कमरे बदलता था कि कहीं उसे कोई मार न दे। इस प्रकार से राजा को डर रहता था और उसके बहुत सारे सेनाएं जो थे उसके आसपास रहते थे। आगे आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र एक विशाल और खूबसूरत नगर था। पाटलिपुत्र जो है वो एक विशाल और खूबसूरत नगर था। पाटलिपुत्र जो था आपका वो एक नगर था, बहुत ही विशाल और खूबसूरत नगर था, जिसमें 570 बुर्ज 64 द्वार थे। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। इस काल के घर सामान्यतः 2 या 3 मंजिलों वाले होते थे। जो इस काल के जो घर होते थे वो 2 से 3 मंजिल वाले होते थे, जो लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। राजा का महल भी लकड़ी का बना था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। मेघासनिज की इंडिका में दास प्रथा के पर कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दास प्रथा का प्रचलन यहाँ पर मिलता है कि नहीं, तो यहाँ पर नहीं मिलता, जो कि इंडिका में दास प्रथा के प्रचलन का उल्लेख नहीं था। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे अब बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के निधन के बाद उसका जो पुत्र था बिंदुसार मगध का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य की निधन के बाद ही उनके पुत्र का नाम है, आप देख सकते हैं उनके पुत्र का नाम है बिंदुसार, और बिंदुसार को मगध का राजा बनाया गया, मतलब कि शासक बनाया गया। ग्रीक लोग बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से पुकारते थे। इनका एक अलग नाम भी आप याद रखेंगे। जो ग्रीक लोग थे वो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से पुकारते थे, और बिंदुसार ने अजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। तो ये सभी पॉइंट्स आप बिंदुसार के बारे में याद रखेंगे। अब आगे आप देखेंगे अशोक के बारे में। जो अशोक हैं उनके बारे में आप देखेंगे। अशोक जो थे 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, ये भी आप इसमें याद रखेंगे। जो अशोक थे वो 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उत्तराधिकार युद्ध के कारण 4 वर्ष बाद उसका राजाभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। वो गद्दी पर तो बैठ गए थे 273 ईसा पूर्व में, लेकिन जो उनका राजाभिषेक हुआ वो 4 वर्ष के बाद हुआ 269 ईसा पूर्व में। तो ये डेट भी आप इसमें याद रखेंगे। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देव नाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया। जो अशोक के अभिलेख है उनमें उन्हें सामान्यतः देव नाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, निदूर तथा उद्गेलम अभिलेख में मिलता है। तो ये अभिलेख जो है इसके नाम आप याद रखेंगे, जो मास्की, गुर्जरा, निदूर और उद्गेलम है। इन अभिलेखों में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है, और जो इनके अधिकतर अभिलेख हैं वो आपके हैं प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में। ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के बारे में यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी गई है उन सभी को आप याद रखेंगे। आगे आप देखेंगे जो अशोक का कलिंग युद्ध है उसके बारे में आप देखेंगे। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था। जो आपका कलिंग था वो उड़ीसा का प्राचीन नाम था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। जो उसने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये सभी पॉइंट आप कलिंग युद्ध के बारे में याद रखेंगे। जो उड़ीसा है अभी वर्तमान में उसका प्राचीन नाम ही कलिंग है, और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था, और ये युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व में। तो ये सभी चीज़ें आप कलिंग युद्ध के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे अशोक की धम्म नीति। धम्म संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। इस जो इनकी धम्म नीति थी उसमें किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाती थी, ना ही किसी कर्म कांड की आवश्यकता थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दें। आगे आप इसमें देख सकते हैं उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, जिसके कारण प्रजा में मतभेद उत्पन्न हो जाते थे। अब जो उनका साम्राज्य था उसमें अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, तो जाहिर सी बात है उसमें मतभेद तो उत्पन्न होगा ही। कभी कभी उनमें जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी।
दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार भी किया जाता था। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उसका कर्तव्य है। जो अलग अलग धर्म के लोग थे, अपने अपने धर्मों को मानने वाले लोग थे, उनके बीच जो मतभेद उत्पन्न होता था वो कभी कभी जानवरों की बलि भी चढ़ा देते थे। और जो दासों और नौकर थे उनके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। तो इन्हीं सभी समस्याओं का निदान करने के लिए अशोक ने कहा कि उनका ये कर्तव्य है। इसलिए अशोक ने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। जो अशोक थे उन्होंने ये तरकीब निकाली इसके लिए कि धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जगह उन्हें जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इस प्रकार वो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देने लगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। जो उनके संदेश थे वो शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। तो ये पॉइंट भी आप इसमें याद रखें, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं। जो अधिकारी थे उन्हें ये निर्देश दिया गया कि राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक के अधिकतर संदेश ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो उनके संदेश है वो अधिकतर उनके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जो उनके अधिकतर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि अधिकतर संदेश उनके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो इन तीनों लिपियों के बारे में आप याद रखेंगे। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों से इसी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। लेकिन आप इसमें सबसे ज़्यादा याद रखेंगे जो इन्होंने अधिकतर संदेश जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए और ऑप्शन में तीनों ऑप्शन हो तो आप ब्राह्मी लिपि को टिक करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो अधिकतर संदेश दिए हैं वो इनके ब्राह्मी लिपि में ही दिए हैं। तो ये लिपि आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे जो अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश थे उसके बारे में हम देखेंगे। इनके संदेशों में प्रमुख थे अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ये सभी चीज़ें इनके संदेश के अंतर्गत लिखी गई थी। इसमें आगे आप देख सकते हैं, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत हैं। इन्होंने अपने जो संदेश है उसमें लिखा था कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे की धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने ही धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को एक दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। इसमें इन्होंने यही कहा है कि एक दूसरे की धर्म की आप रिस्पेक्ट कीजिए, किसी की आपको बुराई नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके ही धर्म को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो अशोक थे उन्होंने अपने संदेश में लिखा था। अब आगे आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था उसके बारे में। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठों मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो ये सभी चीजें इसमें दी गई हैं। आगे आप इसमें देख सकते हैं, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत हैं। जो आपका मौर्य साम्राज्य था वो बहुत ही विशाल था, बहुत ही बड़ा था। तो इसके भीतर बहुत ही छोटे छोटे प्रांत थे। इस पर ही तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। जो मौर्य साम्राज्य में छोटे छोटे प्रांत थे उन पर ही तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखा और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। तो यहाँ पर उनके राजकुमारों को वहाँ का गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। गवर्नर को ही राज्यपाल कहा जाता है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो आपके मौर्य शासक थे वो इनके मार्ग और नदियों पर ही नियंत्रण रखते थे, जो कि आवागमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के जैसे अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम
कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उन्हें क्या क्या चीज़ें भेंट के रूप में मिलती थी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। जो अर्थशास्त्र में ये चीज़ें मेंशन है कि उत्तर पश्चिम में उन्हें कंबल दी जाती थी और दक्षिण भारत में उन्हें सोने और कीमती पत्थरें दी जाती थी। तो ये सभी नाम आप इसमें याद रखेंगे, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं इसमें एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे मैं यहाँ पर बताते हुए चल रही हूँ। तो सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो लास्ट तक आप इसमें ज़रूर बने रहें और बिना स्किप के देखेंगे तो सभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। अब मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ उसके बारे में आप देखेंगे। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसके स्थान पर साथ ही साथ इनके अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ वो 2200 वर्ष पहले हुआ, तो ये भी डेट आप इसमें याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद करीब 100 साल तक हिंदी यवन राजाओं का शासन रहा। जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ उसके करीब 100 साल के बाद हिंदू यवन राजाओं का वहाँ पर शासन रहा, तो ये भी इसमें याद रखेंगे। इनके बाद पश्चिम उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इसके बाद जो है यहाँ पर पश्चिम उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। आप देख सकते हैं जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद हिंदी यवन राजा का शासन रहा, उसके बाद यहाँ पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन हुआ। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे क्योंकि इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के अन्य प्रमुख कारण निम्न थे। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, अशोक की अहिंसावादी नीति, वित्तीय संकट और योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव, दमनकारी शासन आदि। तो इन सभी चीज़ों के कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। तो यहाँ तक हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल से पढ़ा। अब हम इससे जो रिलेटेड MCQs हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आप भी MCQs को बनाने की कोशिश करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। निम्न में से किस इतिहासकार के विवरण को मौर्य इतिहास का मुख्य स्रोत माना गया है? नियार्कस, मेगास्थनीज, विशाखदत्त या उपरोक्त सभी। तो हमने इसके थ्योरी में सबसे शुरू में ही पढ़ा था कि जो इतिहासकार के विवरण को मौर्य इतिहास का मुख्य स्रोत माना गया है वो है नियार्कस, मेगास्थनीज, विशाखदत्त। तो उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से आपको सत्य कथन बताना है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी, इंडिका की रचना कौटिल्य ने की थी। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केवल ए। जो मुद्रा राक्षस की रचना है वो विशाखदत्त ने की थी, लेकिन जो इंडिका की रचना कौटिल्य ने की थी ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इंडिका की रचना थी वो आपकी की थी मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी और जो कौटिल्य थे इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो ये दोनों पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। और मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। तो ये तीनों पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे, इसीलिए इसमें केवल ए बिल्कुल सही हो जाएगा और ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से असत्य कथन आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आप इसमें देख सकते हैं। जो मौर्य साम्राज्य के रूप में पहली बार भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण हुआ। विदेशी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मगध अपने समकालीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली था, या फिर मौर्य काल में राजनीतिक प्रणाली में अपेक्षाकृत एकरूपता थी। इसमें आपको असत्य कथन बताना है। तो इसका जो असत्य कथन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो विदेशी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजा आया था, जो यूनानी राजा आया था, वो था आपका सेल्यूकस निकेटर। इसका नाम भी आप याद रखेंगे, सेल्यूकस निकेटर आया था इसके दरबार में, ना कि आपका फाहियान आया था। तो ये इसमें गलत हो जाएगा और ये इसमें भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो गलत पूछा गया तो यही इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको सत्य कथन बताना है। इसमें आपको सत्य कथन बताना है। मगध राज्य की स्थापना 2300 वर्ष पहले बिंदुसार ने की थी। मौर्य काल में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केवल बी। जो मौर्य काल में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा और ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी वो बिंदुसार ने नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बिंदुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो इस प्रकार से ये सभी चीजें आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मेगस्थनीज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्युकस का राजदूत बनकर आया था। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा था। इसमें आपको सही कथन बताना है, तो इसका सही कथन हो जाएगा उपरोक्त में से ये दोनों, ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मेगस्थनीज की इंडिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन आपको बताना है। इंडिका की मूल प्रति का अभाव है। इस पुस्तक के आधार पर मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इसमें हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों सही, क्योंकि इंडिका की मूल प्रति का अभाव ये हमने थ्योरी में पढ़ा था और इसकी जो पुस्तक है वो मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। तो ये सभी पॉइंट इसमें सही है, तो दोनों इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अशोक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी में बैठा था। अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केवल बी। जो अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में है। साथ ही साथ इनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में भी है, तो ये भी नाम आप इसमें याद रखेंगे। और जो आपका अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी में बैठा था, ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि 269 ईसा पूर्व में इनका राज्य अभिषेक हुआ था और 273 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठे थे। ये पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। आप इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के पश्चात हुआ? कलिंग का युद्ध, तक्षशिला का युद्ध या उज्जैन का युद्ध या फिर अवंती का युद्ध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। अशोक ने निम्न में से किस अधिकारी की नियुक्ति की थी जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे? धम्म महामत, धम्म उपदेशक, धम्म गुरु या महामत? इसका सही आंसर जाएगा धम्म महामत। इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के अधिकतर संदेश ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य ये आपसे पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। मैंने कहा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने कहा कि इनके जो संदेश हैं वो अधिकतर संदेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और साथ ही साथ प्राकृत और देवनागरी लिपि में भी लिखे गए। तो ये तीनों लिपियों को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में आपको किसी भी लिपि के बारे में दे दिया जाएगा तो आपको तीनों लिपियों के बारे में पता होने चाहिए। तो इसमें आपके दोनों आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मगध के प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन आपको बताना है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मौर्य साम्राज्य के अंदर कई छोटे प्रांत थे। तो ये दोनों इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप थ्योरी को 2 से 3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन आंसर अच्छे से बनने लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे देखिए रिपीट करके, तभी आपसे क्वेश्चन आंसर अच्छे से बनेंगे। एक ही बार किसी भी टॉपिक को पढ़ने से ये आपके दिमाग में नहीं बैठता है। इसे जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। जितने ज़्यादा आप इस क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं आप। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र के अनुसार दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। मगध राज्य में कर नियमित रूप से एकत्रित किया जाता था। सत्य कथन आपसे पूछा गया, तो ए और बी इसमें दोनों सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? ऑप्शन इसमें देख सकते हैं केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। तो इसका हमने जो कलिंग युद्ध है उसमें हमने पढ़ा था, जो कलिंग को ही
अभी वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा या कंबल। इसका सही आंसर हो जाएगा कंबल। कंबल इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम के लिए जो प्रसिद्ध था वो था कंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं आप, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है अर्थवेद, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र, यजुर्वेद या धर्मशास्त्र। इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। चाणक्य के जो विचार हैं, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उनके जो विचार है वो अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखे गए हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा जो मौर्य काल से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उन्हें हमने अच्छे से देखा। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, तभी आपको सभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए क्योंकि ये सभी फ्री क्लासेस हैं, तो फ्री क्लासेस सभी को मिल सकें, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी शिक्षक भर्ती CG टेट CTET की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होंगी, सभी के लिए ये काम आएंगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और जो भी नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको सभी प्रकार की PDF प्राप्त हो जाएंगी। सभी क्लासेस की PDF यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से कर लीजिए और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं आपको बिल्कुल डेली बेसिस पे फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं और सभी सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।